रतन टाटा सर को गए अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ और उनकी कंपनी के अंदर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। Now, Ratan Tata, one of India's biggest internationally recognized business leaders, has died at the age of 86. टाटा ग्रुप अभी लिटरली सरकार को डरा के बैठा है। लोग भी इनसे डरे हुए हैं, इनकी गाड़ियां नहीं खरीद रहे, इनके साथ स्कैम ना हो जाए। सर कैमरे से हाथ हटा लीजिए, मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ आपसे। मैं इतनी देर भी आपसे इज्जत से बात कर रहा था, आपने सामान डाल दिया, मुझे सामान चेक करवा दीजिए उसमें। टाटा ट्रस्ट के अंदर रतन टाटा सर के जाने के बाद प्रॉफिट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। जिस ताज होटल के बाहर पहले कुत्तों तक को नहीं भगाया जाता था, उसी ताज होटल के अंदर अगर आप लोग अपने पैसे दे के बैठ के कुछ भी खा रहे हो और बैठे हुए आपने कंफर्टेबल होने के लिए आलती पालती मार ली, तो आपको एटिकेट सिखा दिए जाएंगे। और हमारी सरकार और आरबीआई टाटा ट्रस्ट के ऊपर एक अलग ही टाइप का प्रेशर बना रही है, जिसके अंदर पीछे छूटे हुए टाटा ट्रस्ट के लोग तो आपस में लड़ाइयां तक कर रहे हैं। Big news that is brewing when it comes to tensions with Tata Trust right now. 29 नवंबर 2008 के अंदर जब ताज होटल के अंदर अटैक हुआ था, तो उनको कंपनसेट करने के लिए टाटा सर ने 1-1 करोड़ रुपए दिए थे, और वो भी 2008 के अंदर हर उस स्टाफ की फैमिली को 1 करोड़ रुपए दिए गए थे जिसकी जान चली गई थी। साथ में अगर उनकी फैमिली के अंदर कोई भी जॉब करने के लायक है तो उनको लाइफ टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी दी गई। अगर उनके बच्चे एग्जिस्ट करते हैं तो लाइफ टाइम फ्री एजुकेशन भी दी गई, और जो लोग घायल हो गए थे उनको फ्री ट्रीटमेंट तक दिया गया था। और अभी पीछे एक एयर इंडिया का हादसा हुआ था और वहां पे भी लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बट अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखी जाए तो उस टाइम के 1 करोड़ रुपए आज के 2.85 करोड़ रुपीस बनते हैं। फिर इस बार टाटा ग्रुप ने सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। कि मतलब सरकार बोल रही है कि आपको 1-1 करोड़ रुपए तो देने ही पड़ेंगे, और जब 1-1 करोड़ रुपए दिए गए तो साथ में कंडीशन के ऊपर साइन करवाया गया, और वो कंडीशन ये थी कि आप लोग हमारे ऊपर केस नहीं कर सकते। अब ये सारी चीजें टाटा ग्रुप के अंदर हो क्यों रही है, उससे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि टाटा की फाउंडेशन काम कैसे करती है, और एक्चुअल में रतन टाटा सर के जाने के बाद टाटा के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। टाटा की कोई भी कंपनी ले लो, 4 लेवल ऑफ हायरार्कीज के ऊपर वर्क करती है। अभी हायरार्की एक्सप्लेन करने से पहले ये चीज समझो कि हायरार्की एक बिजनेस के अंदर जरूरी बहुत होती है, और मैंने देखा कि मोस्टली लोग ना बिजनेस के कोर फंडास को इंप्लीमेंट करना भूल जाते हैं। अभी इतने टाइप से हम लोग बिजनेस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, बिजनेस को सिखाते आ रहे हैं, और बिजनेस के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको ना मैक्सिमम लोग अवॉइड कर देते हैं, और वो है इंप्रेशन। चाहे तुम लोगों की मीटिंग है, इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी गलतफहमी, इंप्रेशन का मतलब आपके कपड़े बिल्कुल भी नहीं होते। इंप्रेशन का मतलब आपकी बातें, आपका बिहेवियर, आपकी खुशबू, हर वो चीज जो आपके जाने के बाद सामने वाले को याद रह जाने वाली है। और मैंने देखा कि आजकल कुछ लोग परफ्यूम का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको ज्यादा मैनली लगता है। एटलीस्ट परफ्यूम तो यूज कर लिया करो, तुम्हें जरूरत है। तुम्हें छोड़ो, हर किसी को जरूरत है। ये तो बेसिक हाइजीन के अंदर आता है यार। रियल क्वेश्चन एक्चुअल में ये होना चाहिए कि इतने सारे परफ्यूम है, यूज कौन सा करना है। यू नीड समथिंग एफर्टलेस एंड आई हैव अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दैट। और अगर तुम लोगों को कुछ एफर्टलेस चाहिए तो तुम लोग यूज कर सकते हो मैन कंपनी का ब्लैक परफ्यूम। इसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि लास्ट कुछ महीने से मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। चाहे मेरी कोई ऑफिस मीटिंग हो, शूट हो, ट्रैवल हो, इवेंट हो, ये हर जगह पे मेरे साथ चलता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, मैं जब भी इस परफ्यूम को लगा के जाता हूँ ना, मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। लोग मेरे से आके पूछते हैं कि भाई कौन सा परफ्यूम यूज करते हो। एंड जो भी लोग मैन कंपनी का ब्लैक परफ्यूम यूज करते हैं उनको पता होगा कि ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है। लाइक जो इनकी फ्रेग्रेंस थी ना, वो तो एकदम पहले जैसी है, पर जो इनका नया बैच आया ना, उसके अंदर काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो गई है। और इससे ज्यादा आपको एक परफ्यूम से क्या ही चाहिए। बाकी यूजुअली मैं तो इसको मैन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदता हूँ, पर तुम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट किसी से भी खरीद सकते हो। सभी लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार ट्राई करके देखो। मैं जेन्युइनली रेकमेंड कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, टाटा की कंपनी 4 हायरार्कीज के ऊपर काम करती है। सबसे लोअर लेवल के ऊपर आती है इनकी कंपनीज, जो 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला ग्रुप हो गया जैसे टाटा मोटर, टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा पावर। ये सारी की सारी वो कंपनीज है जो कि पब्लिकली लिस्टेड है, और ये टोटल टाटा की 30 कंपनीज है जो पब्लिकली लिस्टेड है। बट 370 ऐसी कंपनीज भी है जो एक्चुअल में लिस्टेड नहीं है, जैसे कि टाटा 1mg हो गया, टाटा नियो, एयर इंडिया, बिग बास्केट। ये सारी की सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, पर ये पब्लिकली लिस्टेड नहीं है। तो टोटल जो टाटा के पास कंपनीज है वो 400 से भी ज्यादा है, जिसके अंदर 30 कंपनीज लिस्टेड है और 370 कंपनीज लिस्टेड नहीं है। अब ये सारी की सारी कंपनीज आती है टाटा सन्स के अंदर, जिसको कुछ लोग टाटा ग्रुप भी बोलते हैं, पर एक्चुअल में उसका नाम टाटा सन्स है। और ये जो टाटा सन्स है ना, इनके लिए हमेशा चेयरमैन अलॉट किया जाता है। जैसे 1991 से लेकर 2012 तक टाटा सन्स की जो भी चेयरमैन थे वो रतन टाटा सर थे। अभी टाटा
सन्स का डायरेक्टली काम टीसीएस या फिर टाटा मोटर्स को चलाना डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं होता है। इनका सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है कि ये सारी की सारी कंपनीज को सुपरवाइज करते हैं। इनका एजेंडा ये होता है कि अगर कोई कंपनी लॉस कर रही है तो जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है उससे पैसा ले लिया और लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर डाल दिया। अगर कोई नई कंपनी खोलनी है तो उसको नई कंपनी को खोल दिया। अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज के अंदर हायर मैनेजमेंट को चेंज करना है तो वो काम कर दिया। तो अगर ओवरऑल बताऊं तो टाटा सन्स सभी कंपनीज का प्रॉफिट कलेक्ट करके अपने पास स्टोर कर लेती है और उसके बाद स्ट्रेटेजिकली वहां पे इन्वेस्ट किया जाता है जिसकी एक्चुअल में नीड होती है। तो अगर कोई भी टाटा की नई कंपनी खोलनी है तो वो एक्चुअल में टाटा सन्स ही खोलेगी। और कौन सी कंपनी में या कौन से सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है या तो उनके शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे या फिर उनका चेयरमैन। जैसे कि मैंने बताया कि टाटा सन्स के 2012 तक चेयरमैन रतन टाटा सर थे। फिर 2012 से लेके 2016 तक साइरस मिस्त्री को अपॉइंट किया गया। देन उनके जाने के बाद एक साल के लिए दोबारा रतन टाटा सर आए एंड 2017 से लेके आज तक टाटा एंड सन के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है। बट ये तो आगे कंपनीज के ऊपर सेकंड लिया जो कि टाटा सन्स है। टाटा सन्स किसकी है वो चीज देखते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि टाटा सन्स रतन टाटा सर की थी पर एक्चुअल के अंदर उनके पास सिर्फ और सिर्फ 0.83% शेयर थे। रतन टाटा सर के पास 1% शेयर भी नहीं था और वो इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास ओनरशिप नहीं है। उन्होंने अपने सारे के सारे शेयर्स को ट्रस्ट के अंदर ट्रांसफर कर रखा था। सबसे पहले आती है टाटा ट्रस्ट जिसके पास 65.9% शेयर होल्डिंग है। मतलब जितना ही पैसा ये 400 कंपनी कमाने वाली उसका 65.9% पैसा ट्रस्ट के अंदर जाएगा। और उस पैसे से क्या किया जाता है? भुखमरी को फंड किया जाता है, एजुकेशन को फंड किया जाता है, न्यूट्रिशन को फंड किया जाता है। एंड तुमने काफी सारी न्यूज देखी होगी कि टाटा ट्रस्ट डिफरेंट एरियाज के अंदर काफी ज्यादा पैसा डोनेट करता रहता है। ये सारा का सारा पैसा कहां से आता है? वही 400 कंपनी से। सेकंड बिगेस्ट शेयर होल्डिंग है शपूरजी पालोमजी ग्रुप के पास। इनके पास टोटल 18.4% शेयर होल्डिंग है। एंड सेकंड बिगेस्ट शेयर होल्डिंग होने के बाद भी ये लोग डेट के अंदर बैठे और टाटा कंपनी से बिल्कुल खुश नहीं है। इनकी स्टोरी में आगे कवर करूंगा। अभी तीसरे पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे आती है टाटा कंपनीज। टाटा की कुछ कंपनीज ने मिलकर टाटा एंड सन्स के अंदर थोड़ा बहुत शेयर होल्डिंग ले लिया। फोर्थ नंबर पे आते हैं रतन टाटा सर जिनके पास 0.8% है और काफी सारे लोगों के पास मिला के 2% शेयर होल्डिंग है। बट अगर समराइज किया जाए तो जिसके पास भी 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है चलती हमेशा उसी की है। और यहाँ पे 65.9% शेयर होल्डिंग है टाटा ट्रस्ट के पास। अभी टाटा ट्रस्ट तक थर्ड लेयर पे आ गए। अभी चलते हैं चौथी लेयर पे कि भैया टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी और चेयरमैन कौन कौन है। जिस टाइम पे रतन टाटा सर थे उस टाइम पे वो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे और उनके साथ साथ टाटा ट्रस्ट के अंदर 7 ट्रस्टी और भी थे। एंड रतन टाटा सर के जाने के बाद उनके भाई को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया गया। एंड जब से रतन टाटा सर के भाई आए हैं वो प्रॉफिट के ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं जिसकी वजह से ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होनी बहुत शुरू हो गई है। टाटा ट्रस्ट के अंदर ना एक रूल बना रखा था कि हमारे पास टोटल 7 ट्रस्टी हैं और इन 7 ट्रस्टी में से अगर किसी भी आदमी की एज 75 से ज्यादा हो जाएगी तो हम लोग हर साल वोटिंग करवाएंगे जिसके अंदर जिस बंदे की एज 75 प्लस हो चुकी है उसको छोड़ के बाकी सभी लोग वोट करेंगे और ये चीज डिसाइड करेंगे कि भैया जिसकी एज 75 प्लस हुई है उसको ट्रस्ट के अंदर रखना है या फिर नहीं। नाउ जब रतन टाटा सर पावर के अंदर थे और चेयरमैन थे उस टाइम पे वोटिंग करवाई गई थी और एक ट्रस्टी जिनका नाम विजय सिंह है उनकी एज 75 प्लस हो गई थी और उनको दोबारा रिक्रूट कर लिया गया था। और जैसे रतन टाटा सर गए हैं दोबारा वोटिंग करवाई गई और 4 लोगों ने उनके खिलाफ वोट कर दिया जिसकी वजह से विजय सिंह को ट्रस्ट से एग्जिट लेना पड़ा। और अभी ट्रस्ट के अंदर एक्चुअल में 6 लोग हैं और उनके 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। एक ग्रुप के अंदर रतन टाटा सर के ब्रदर और उनके साथ एक ट्रस्टी है। दूसरे ग्रुप के अंदर 4 ट्रस्टी अलग से हैं। ग्रुप ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं पर उनके अंदर से एक टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन है। और ग्रुप बी के अंदर 4 लोग हैं पर उसके अंदर मेजोरिटी है। एंड हर कोई ट्राई कर रहा है कि वो कैसे ना कैसे तिगड़म लगा के अपने लोगों को टाटा ट्रस्ट के बीच में या फिर टाटा कंपनी के बीच में सेटल करने की कोशिश करे जिससे टाटा ट्रस्ट के लोग नहीं डरे हुए ना ही टाटा कंपनीज डरी हुई, सरकार डरी हुई है। अमित शाह और निर्मला सीतारमण ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी कि भैया एक बार आओ हमारे साथ बात करो कि चल क्या रहा है। और तुम में से लोगों को लगेगा कि भैया एक प्राइवेट कंपनी के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बीच में क्या कर रही है। तो ये चीज जानने से पहले मैं तुम्हें बेसिक से नंबर बता देता हूँ। टाटा सन्स की टोटल वैल्यूएशन 30 लाख करोड़ रुपए है। ये पाकिस्तान के पूरे स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा है। अगर टाटा ट्रस्ट के अंदर कोई भी उथल पुथल आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ टाटा ट्रस्ट में नहीं आएगी, देश के अंदर आएगी। टाटा ट्रस्ट ने 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है और अगर टाटा ट्रस्ट के अंदर ऐसी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे तो वो री इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे पैसे को। 2024 के अंदर 43,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया था टाटा सन्स ने। अभी उसी पैसे को परसेंटेज वाइज ट्रस्ट के अंदर लिया जाएगा और वहीं से हजारों करोड़ रुपए ट्रस्ट स्पेंड करेगी। कहां करेगी? अगर सभी का आपस में राजीनामा नहीं है तो वो पैसा कहां स्पेंड किया जाएगा? तो क्या उससे जो रतन टाटा सर की लेगेसी थी उसको डैमेज किया जाएगा? जो पैसा री इन्वेस्ट होना चाहिए और कंपनीज को बढ़ाने के लिए यूज होना चाहिए क्या वो पैसा वहां पे जाएगा? ये सभी चीजों को मेक श्योर करने के लिए सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और अभी तक भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अभी तक भी सुलझे नहीं है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टाटा ट्रस्ट जिनके पास 65.9% शेयर है वही कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। सरकार भी टाटा सन्स के ऊपर गुस्सा कर रही है और वो कंपनी जिसके पास 18% शेयर है वो भी टाटा ट्रस्ट के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। अब इन दोनों का क्या मैटर चल रहा है वो बताता हूँ। सबसे पहले शपूरजी पालोनजी ग्रुप के बारे में सुनो। इनके पास टाटा सन्स की जितने भी शेयर है उसकी टोटल
टोटल वैल्यू 5,40,000 करोड़ रुपए है। नहीं समझ आया? दोबारा बताता हूँ, 5,40,000 करोड़ रुपए। बट बिगेस्ट प्रॉब्लम इसकी वो सारी की सारी वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ एक पेपर के ऊपर है, क्योंकि टाटा सन्स को जब बनाया गया था ना, एक बहुत क्लियर विजन के साथ बनाया गया था, और वो विजन ये था कि भैया कभी भी इसको प्रॉफिट के लिए यूज नहीं किया जाएगा। और आज की डेट में वो 5,40,000 करोड़ रुपए टोटली वेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि टाटा ट्रस्ट बनने से पहले सभी ने साइन कर रखा है कि ये लोग अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते हैं। दैट मींस जो इनके पास 18% शेयर है, जिसकी वैल्यू 5,40,000 करोड़ रुपए, वो शेयर को किसी को भी नहीं बेच सकते। अभी 5,40,000 करोड़ की वैल्यू को निकालने के लिए आपको आपके शेयर बेचने पड़ेंगे ना, आप बेच ही नहीं सकते। और ये रिस्ट्रिक्शन इसीलिए लगाई गई थी क्योंकि आपकी जो कंपनी है वो प्रॉफिट के लिए नहीं है। टाटा सर का ये बोलना था कि भैया अगर हम लोग कभी भी दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग प्रॉफिट के ऊपर काम करना शुरू कर दें। एंड टाटा सन्स का एजेंडा कभी भी प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करना नहीं है। टाटा सन्स का एजेंडा जिस भी जगह से पैसा बनाया जा सकता है उस जगह से एथिकली पैसा बना के उस जगह पे फंड करना है जहां पे जरूरत है। और शपूर जी, पालोन जी ग्रुप अपने हिस्से को बेचना पता है क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनके पास 60,000 करोड़ का लोन है। उनके पास 60,000 करोड़ का लोन है, 5,40,000 करोड़ की एसेट है जिसको वो बेच ही नहीं सकते। और फिर इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि ठीक है भैया बेच नहीं सकते, एक काम करते हैं, लोन तो लेने दो इसके ऊपर, हम बैंक के अंदर अपने शेयर्स को गिरवी रख देते हैं और उसके बदले लोन लेके अपना पुराना लोन चुका देते हैं, ये तो चलेगा। और जिस टाइम पे सारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी उस टाइम पे भी रतन टाटा सर ने एग्जैक्टली मना कर दिया था। उन्होंने बोला था भैया अगर कल को आप लोग बैंकरप्ट हो गए और लोन नहीं भर पाए तो क्या होगा? किसी और के पास हमारे शेयर्स का एक्सेस चला जाएगा। और हम लोग एक ट्रस्ट चला रहे हैं, कंपनी नहीं चला रहे, हमारा एजेंडा प्रॉफिट नहीं है, तो हम लोग किसी भी तरीके से आउटसाइडर को टाटा सन्स की शेयर होल्डिंग नहीं दे सकते, एक शेयर भी नहीं देंगे किसी को। इसलिए तुम लोगों ने देखा होगा इंडिविजुअल कंपनीज के आईपीओ आ रखे, टाटा सन्स का आईपीओ नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं है कि वो आईपीओ तभी नहीं आ रहा क्योंकि टाटा वालों ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है। आरबीआई ने लिटरली इनको फोर्स किया है। आरबीआई ने आगे बोला था हम लोग आपको अपर लेयर एनबीएफसी समझते हैं, आप लोग हजारों करोड़ों रुपए के टर्नओवर्स घुमा रहे हो, आपको आईपीओ लाना मैंडेटरी है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 साल है। अगर आप लोग आईपीओ नहीं लेके आओगे तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। आरबीआई टाटा सन्स से जबरदस्ती कर रही थी कि आपको आईपीओ लाना ही लाना पड़ेगा। एंड थैंकफुली उस टाइम पे रतन टाटा सर थे और उन्होंने जाके आरबीआई से नेगोशिएट किया। उन्होंने जाके बोला कि भैया हम लोग ट्रस्ट है और ट्रस्ट की तरह ही काम करना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि हम लोग अपर लेयर एनबीएफसी है तो आपको क्यों लगता है? तो आरबीआई ने बोला कि भैया आपने 20,000 करोड़ का लोन उठा रखा है मार्केट से, तो रतन टाटा सर ने 20,000 करोड़ का लोन चुका दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनको आईपीओ ना लाना पड़े। और उसके बाद अपनी कंपनी की अपर लेयर एनबीएफसी को खारिज करने के लिए आरबीआई के अंदर एप्लीकेशन भी दे दी। हालांकि आरबीआई ने अब तक उस एप्लीकेशन के ऊपर ना ही हाँ किया और ना ही ना की है। आरबीआई ने प्रैक्टिकली बताऊं तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया और उनका ये कहना है कि अभी हम लोग विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर सोच रहे हैं। पर जो 3 साल की मोहलत टाटा सन्स को दी गई थी वो पिछले साल सितंबर के अंदर खत्म हो गई है और आरबीआई अभी उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं ले रही है और बहुत हाई चांसेस है कि शायद नहीं लिए जाएंगे और इनको एज अ ट्रस्ट एग्जिस्ट करने का मौका दिया जाएगा। अभी इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो कंटिन्यूअसली चल ही रहे हैं और अभी अगर प्रैक्टिकली देखें तो इनकी अपर मैनेजमेंट मिलकर काम नहीं कर पा रही है। बट अपर मैनेजमेंट है, आपस में मिलकर सुलझा लेंगे, क्या बड़ी बात है। क्योंकि देखो पास से ना मैंने देखा ना ही मेरे पास एक्सेस, पर अगर दूर से देखे तो ये चीज समझ आती है कि शायद प्रॉफिट के ऊपर टाटा कंपनी शिफ्ट हो रही है। इनके ट्रस्टीज ने कुछ ऐसी कंडीशंस रखी है कि हर उस कंपनी को थोड़ा स्टेबल किया जाएगा जो अभी लॉस क्रिएट कर रही है। एंड कुछ जगहों पे ना इनका प्रॉफिट बहुत ही क्लियरली दिखता है, जैसे एक्चुअल में टीसीएस देख लो। अभी टीसीएस एक सर्विस कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनवाती है लोगों से। अभी दुनिया इवॉल्व हो रही है, एआई आ रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मैन पावर को रिड्यूस कर रहे हैं और मैन पावर को रिड्यूस करने के बाद उनका एजेंडा ये है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। एक्चुअल में आपको अगर मार्केट के अंदर स्टैंड आउट करना है तो ये चीजें आपको फॉलो करनी भी पड़ेगी। बट लोगों को उम्मीद नहीं थी कि टाटा भी ये चीज करेगी। इनिशियली इनकी तरफ से बोला गया था कि हम लोग ले-ऑफ्स नहीं करेंगे, बाद में रिस्ट्रक्चरिंग के बहाने से इन्होंने भी ले-ऑफ्स करने शुरू कर दिए और पिछले साल सेकंड क्वार्टर के अंदर इन्होंने 19,755 लोगों को निकाल दिया। थर्ड क्वार्टर में इन्होंने 11,151 लोगों को निकाल दिया। पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 2 क्वार्टर्स के अंदर 30,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। और क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि एआई आ चुका है, आपको रिप्लेस कर दिया गया एआई से। लोगों को लगता था कि अगर आप लोग टाटा के अंदर जॉब कर रहे हो तो आपकी जॉब सिक्योर होगी, बट अभी आपकी जॉब सिक्योर होती नहीं दिख रही है और काफी ऐसी बातें निकल के आ रही है कि लोगों को जबरदस्ती रिजाइन करवाया जा रहा है। लोगों को बुला के बोला जा रहा है कि आपको रिजाइन करना होगा, आप लोग रिजाइन कर दो और अगर आप लोग रिजाइन नहीं करोगे तो हम लोग आपको फायर कर देंगे। और अगर किसी भी सीवी के अंदर फायर किया जाए तो वो एक अच्छा सिग्नल नहीं होता है। एचआर एम्प्लॉयज को प्रेशराइज कर रहा है कि आप लोग खुद से रिजाइन करो और अगर आपने रिजाइन नहीं किया, हमने आपको फायर कर दिया तो आप लोग ब्लैक लिस्ट कर दिए जाओगे, जिसके बाद आपका करियर तक खत्म हो सकता है, जिसकी वजह से प्रेशर के अंदर आगे फोर्सफुली लोगों को खुद से रिजाइन करके जाना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं कि प्रॉफिट के लिए सिर्फ और सिर्फ टीसीएस के अंदर चल रहा है, टाटा मोटर्स का हाल देख लो। टाटा मोटर्स अच्छी गाड़ियां बना रहा है, पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत ग्रो कर रहा है, बट लोग ना एक्चुअल में टाटा मोटर्स की गाड़ियां लेते टाइम डरते हैं। लोगों का ये बोलना है कि अगर आप लोगों ने एक बार टाटा की गाड़ी ले ली उसके बाद सर्विस भूल जाओ। आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो ना, एक काम करो, ऊपर सर्च बार आ रही होगी, सिर्फ और सिर्फ लिखो टाटा मोटर्स सर्विस, आगे स्कैम अपने आप लिखा जाएगा। 500 वीडियो पड़ी है यूट्यूब के ऊपर जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ है।
एक बंदा तो अपनी गाड़ी की सिर्फ नॉर्मल सर्विसिंग करवाने गया था और वहां पे उसको बोला गया कि भैया तेरी गाड़ी में 2-3 चीजें खराब थी, हमने बदल दी और ये 40-50 हजार का बिल बना दिया, एक काम कर आजा भर दे और ले जा अपनी गाड़ी। वो आके लड़ने लग गया कि भैया पहली बात मेरे से बिना पूछे बदला कैसे, और दूसरी बात अगर बदल भी दिया तो चलो एक काम करो मुझे नया दिखा दो कौन सा पार्ट डाला है। 2-3 घंटे लड़ने के बाद पता चला कि कोई भी पार्ट नहीं डाला है, सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती पैसे ऐंठे जा रहे थे। मैं इतनी देर भी आपसे इज्जत से बात कर रहा था, आपने सामान डाल दिया, मुझे सामान चेक करवा दीजिए उसमें। मैं जानना चाहता हूँ कहीं आपके पास कोई फुटेज, कोई कैमरा की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, मुझे ये जानना है कि आपने मेरी गाड़ी में डाला है, खत्म बात। ऐसा नहीं है कि ये टाटा की एक सर्विस सेंटर में होता है, काफी सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। तो टाटा अभी गाड़ियां तो बेच दे रहा है पर आफ्टर सेल सर्विसिंग के अंदर बहुत ज्यादा बुरा काम कर रहा है, जिसकी वजह से लोग टाटा की गाड़ियों के ऊपर तो ट्रस्ट कर रहे हैं पर टाटा की सर्विसिंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तीसरा, इनकी ट्रस्ट एयर इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठा रही है कि एयर इंडिया अभी तक इतना लॉस क्रिएट क्यों कर रहा है। देखो जो भी एयरलाइंस होती है ना उनको सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी के पैसे मिलते हैं, जिन लोगों को नहीं पता हाँ एयर इंडिया टाटा की ही है। और अगर तुम्हें एक नंबर दूं तो 2021 के अंदर ये लोग हर साल 20,000 करोड़ का लॉस कर रहे थे। अगले साल इनका लॉस घट के 9,626 करोड़ हो गया और उससे अगले साल बढ़ के 15,532 करोड़ हो गया। और जिनको नहीं पता ये 15,532 करोड़ तक क्यों बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने विस्तारा को एक्वायर कर लिया था। अभी काफी बार हुआ होगा कि तुम लोगों ने एयर इंडिया का प्लेन बुक किया और तुम्हारे पास जो प्लेन आया वो विस्तारा का था। वो इसलिए क्योंकि एयर इंडिया ने विस्तारा को खरीद लिया है और विस्तारा को खरीदने के बाद अगले साल उनका लॉस हो गया 6,337 करोड़ रुपए और पिछले साल ये लोन दोबारा से बढ़ के 10,860 करोड़ रुपए हो गया। एंड ट्रस्टीज का बोलना है कि इस लॉस को कम किया जाए। और जिन लोगों को नहीं पता कि इतना ज्यादा लॉस क्यों किया जा रहा है, बेसिक सा बता देता हूं कि एयरलाइन प्रॉफिट कैसे करती है। देहाती भाषा में बताऊं, आपने ऑलरेडी प्लेन खरीद रखा है, आप लोग उतना पैसा कमाओगे जितना ज्यादा आप प्लेन को चलाओगे और आप कितना प्लेन चला पा रहे हो ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो पूरे के पूरे ऑपरेशन है वो कितने ज्यादा एफिशिएंट है। फॉर एन एग्जांपल, इंडिगो के पास आज की डेट में 450 वर्किंग प्लेन है, जिसके अंदर वो हर महीने 66,000 रूट कवर करते हैं, जिसको अगर डिवाइड करके निकालोगे तो हर रोज 2200 रूट को कवर किया जाता है। मतलब इनका हर प्लेन एक दिन के अंदर 5 ट्रिप्स कवर करता है। और यही नंबर अगर एयर इंडिया का देखा जाए तो इनके पास टोटल 300 से ज्यादा प्लेन है और ये पूरे महीने के अंदर 3600 से ज्यादा ट्रिप्स करते हैं, जिसका मतलब इनका पर प्लेन पर डे सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रिप करता है। और यही इंडिगो का 5 ट्रिप करता है। और आपको देखने में लग रहा होगा कि यार एक ट्रिप का ही तो है, क्या फर्क पड़ता है ज्यादा। और अगर पर प्लेन का देखोगे ना तो मंथली इंडिगो का हर प्लेन 150 ट्रिप्स करता है और एयर इंडिया का पर प्लेन पर मंथ सिर्फ और सिर्फ 120 ट्रिप्स करता है। जैसे इस नंबर को बढ़ा दिया जाएगा आप लोग प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे। और एयरलाइन का बिजनेस मोस्टली एफिशिएंसी का ही बिजनेस है, तभी मोस्टली कंपनीज इसको चलाने के अंदर फेल हो जाती है। बट अगर दूर से देखें तो ये कंपनीज फिर भी संभलती हुई दिख रही है। बट कुछ कंपनीज तो ऐसी है जो बहुत ज्यादा फेमस है पर उनका प्रॉफिट आसपास भी नहीं है। क्रोमा तुमने नाम सुना होगा, वो आज तक लॉस कर रहे हैं। उनके ऑफलाइन कितने सारे स्टोर है, इतना ज्यादा मार्केटिंग की जाती है, जब भी उनके स्टोर पे चले जाओ भीड़ लगी रहती है, फिर भी हर साल 1000 करोड़ तक का लॉस कर रहे हैं। बिग बास्केट 800 से 1000 करोड़ का ये भी लॉस कर रहे हैं। टाटा नियो इतना ज्यादा मार्केट करने की कोशिश की जा रही है पर टाटा नियो से लेकर टाटा प्ले तक कहीं पे भी टाटा अपनी पहुंच बना ही नहीं पा रहा है। हर साल हजारों करोड़ों रुपए का घाटा किया जा रहा है सिर्फ उन लोगों तक पहुंचने के लिए। और वो घाटे को फंड कौन कर रहा है? वो कंपनीज जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और ऐसा नहीं कि अब ऐसा हो रहा है, हमेशा से ऐसा ही चलता आ रहा है। बस अभी फर्क क्या आ रहा है कि अभी प्रॉफिट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है कि उन कंपनीज को बंद किया जाए जो कंपनीज लॉस कर रही है, जो कि दूर से देखने में एक अच्छा मूव भी लगता है कि भैया फालतू पैसा जला के क्या ही करना। बट ऐसा भी देख के लगता है कि क्योंकि कोई कंपनी आज लॉस कर रही है दैट डजंट मीन कि वो कल भी लॉस करेगी। तो क्या डेस्परेट मूव्स के अंदर जब आपके पास इतना फंड ऑलरेडी एक्सेस के अंदर पड़ा है, स्टिल ऑलरेडी बूमिंग सेक्टर्स के अंदर ट्राई आउट ना करना क्या एक बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं रहेगा? बाकी तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। मैन कंपनी को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय।